नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिड हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और मिड हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना में ऐबक की क्या भूमिका थी। पहला प्रश्न कह रहा है जो ऐबक है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना में ऐबक की क्या भूमिका थी। अब अगले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, रजिया के चारित्रिक गुण पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है जो रजिया है यानी कि जो रजिया सुल्तान है, यहाँ पे आपको रजिया सुल्तान के चारित्रिक गुणों के बारे में बताना है, यानी कि उसके चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन के दैवीय अधिकार के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बलबन के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए बलबन ने क्या किया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन है, यहाँ पे आपको बताना है कि पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए बलबन ने क्या किया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति क्या थी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी मंगोल नीति क्या थी। यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो फिरोज तुगलक है वो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। यहाँ पे आपको बताना है कि फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के बारे में आप क्या जानते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह सूरी के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब के सुधारों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने जो सुधार किया था, यहाँ पे आपको औरंगजेब के सुधारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी की न्याय व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी की जो न्याय व्यवस्था थी, यहाँ पे आपको बताना है कि शिवाजी की न्याय व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफीवाद क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूफीवाद क्या है, यहाँ पे आपको सूफीवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन का महत्व बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति आंदोलन है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको भक्ति आंदोलन का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है उसकी धार्मिक नीति क्या थी, यहाँ पे आपको अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, भारत में गुलाम वंश की स्थापना में उसकी क्या भूमिका थी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, यहाँ पे आपको सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना में उसकी क्या भूमिका थी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया की असफलता के क्या कारण थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया सुल्तान थी, यहाँ पे आपको बताना है कि रजिया सुल्तान की असफलता के क्या कारण थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन की उपलब्धियों का आकलन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन की उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको बलबन की उपलब्धियों का आकलन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति है, यहाँ पे आपको उसके बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगलक वंश के पतन में फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुगलक वंश का पतन हुआ था उसमें फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था, यहाँ पे आपको बताना है कि तुगलक वंश के पतन में फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तरी भारत पर तैमूर के आक्रमण के कारणों तथा प्रभाव का परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारत पर तैमूर के जो आक्रमण हुआ था उसके क्या कारण थे और उसके क्या प्रभाव थे। यहाँ पे आपको उत्तरी भारत पर तैमूर के आक्रमण के कारण के बारे में बताना है और उसके प्रभाव का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोदियों के राजत्व सिद्धांत को अनुरेखित कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो लोदी थे यानी कि जो लोदी वंश के राजा थे, यहाँ पे आपको लोदी वंश के राजा के राजत्व सिद्धांत को अनुरेखित करना है, यानी कि राजत्व सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हुमायूं है, यहाँ पे आपको हुमायूं को क्या करना है, एक शासक के रूप में उसका मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था का विवरण दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी है, यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था
व्यवस्था का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, यहाँ पे आपको पानीपत के हुए प्रथम युद्ध पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के दक्षिण नीति का विवरण दीजिए, क्या यह सफल थी। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शाहजहां का दक्षिण नीति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले शाहजहां के दक्षिण नीति के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो शाहजहां का दक्षिण नीति है यह सफल थी कि नहीं थी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दारा सिकोह के चरित्र का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो दारा सिकोह है, यहाँ पे आपको दारा सिकोह के चरित्र का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जजिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो जजिया है, यहाँ पे आपको जजिया पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीन ए इलाही के मुख्य तत्व कौन है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो दीन ए इलाही है उसके मुख्य तत्व कौन है, यहाँ पे आपको बताना है कि दीन ए इलाही के मुख्य तत्व कौन है। ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो इल्तुतमिश की उपलब्धि है, यहाँ पे आपको इल्तुतमिश की उपलब्धियों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद तुगलक की सुधार योजनाओं का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद तुगलक है उसकी जो सुधार योजना है, यहाँ पे आपको मोहम्मद तुगलक की सुधार योजनाओं का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी की शासन व्यवस्था के प्रमुख तत्वों का विवरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी की शासन व्यवस्था है, यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी की शासन व्यवस्था के प्रमुख तत्वों का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर के शासन काल में मनसबदारी व्यवस्था पर निबंध लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर का शासनकाल था उसमें जो मनसबदारी व्यवस्था थी, यहाँ पे आपको अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था पर निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के संबंधों एवं संघर्ष का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है एवं जो महाराणा प्रताप है इनके बीच क्या संबंध है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अकबर और महाराणा प्रताप के बीच संबंधों के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको अकबर और महाराणा प्रताप के संघर्ष का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्णयुग था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शाहजहां का काल था मुगल साम्राज्य का स्वर्णयुग था, इस कथन की आपको समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब की धार्मिक नीति एवं इसके परिणामों की समीक्षा कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब की धार्मिक नीति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको इसके परिणामों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी हैं, यहाँ पे आपको शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल वास्तुकला की जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जहांगीर का काल क्यों मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो जहांगीर का काल था उसको मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है कि जहांगीर का काल क्यों मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सूफी मत के विकास एवं उन्नति का वर्णन तथा इसकी लोकप्रियता के कारणों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत में सूफी मत है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सूफी मत का विकास एवं उन्नति कैसे हुआ। उसके बाद इसके बारे में आपको बताना है कि इसकी लोकप्रियता के कारण क्या है, यानी कि जो सूफी मत है इसकी लोकप्रियता के कारण क्या है, उसके कारणों की भी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत में चिश्तिया सिलसिले के विकास का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में चिश्तिया सिलसिले का विकास कैसे हुआ, यहाँ पे आपको मध्यकालीन भारत में चिश्तिया सिलसिले के विकास का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकालीन भारतीय भक्ति आंदोलन 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी की विभिन्न प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मध्यकालीन भारतीय भक्ति आंदोलन थी 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में, इसकी विभिन्न प्रवृत्तियों की विवेचना करना है। तो ये टोटल आपके 13 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करते हैं और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। थैंक यू दोस्तों।